Now students, these are the factors affecting vibrational frequency. Now first factor is effect of ring size. Now what is the effect of ring size? Let us look at this. ये तीन साइक्लिक एस्टर्स हैं. अब इन तीन साइक्लिक एस्टर्स में आप देखोगे ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है एंड दिस इज 4 मेंबर्ड रिंग. जैसे जैसे साइज रिड्यूस हो रहा है या इसको हम कहेंगे कि जैसे जैसे ये रिंग का जो साइज है ये रिड्यूस हो रहा है वैसे वैसे इसका जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, जो एंगल है ये डिक्रीज होता जा रहा है और इसमें एक एंगल स्ट्रेन होता है वो बढ़ता जा रहा है. सिमिलरली इसमें एक रिंग स्ट्रेन होता है, रिंग स्ट्रेन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है. तो जैसे जैसे रिंग स्ट्रेन, जैसे जैसे ये एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सी डबल बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो भी बढ़ती जाएगी. दूसरा फैक्टर क्या है? अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ डबल बॉन्ड. इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते जाओगे इट विल अफेक्ट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, अगेन यहाँ भी आप देखोगे 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं और ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है. इसकी वैल्यू है 1645, 1655, देन 1660, 1675 एंड देन 1670. तो पहली चीज तो आप देखो ये सिस है और ये ट्रांस है. सिस और ट्रांस में हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस. अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये जो ग्रुप्स हैं अगर ये अपोजिट साइड्स में हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस. तो सिस और ट्रांस में आप देखोगे कि सिस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है 1660 पे, वेरस ट्रांस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है 1675 पे. अब ऐसा क्यों हुआ है इसमें? तो आप ये देखो इसमें सिस के केस में क्या होता है कि ये जो आर ग्रुप्स हैं ये पास पास हैं तो इनमें क्या होती है? स्टेरिक क्राउडिंग होती है. वेरस यहाँ पे ये जो आर ग्रुप्स हैं ये दूर दूर हैं तो इसलिए यहाँ पे कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है. यहाँ पे क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, स्टेरिक क्राउडिंग होगी तो क्या होगा? ये एक दूसरे को पुश करेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये एक्सपेंड होगा. ये बॉन्ड अगर एक्सपेंड होगा, लंबा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. अगर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फोर्स कांस्टेंट. तो फोर्स कांस्टेंट अगर कम होगा, फोर्स कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे. तो अगर स्ट्रेंथ कम होगी, फोर्स कांस्टेंट कम होगा, फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी कम होगी. तो इस केस में जो ये स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है इसकी वजह से ये बॉन्ड वीक होगा, लंबा हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो इसलिए फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा, इसीलिए इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी. तो इसीलिए ये एक एप्लीकेशन में भी आप देखोगे कि ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन भी है कि दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स. ट्रांस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सिस. उसके अलावा जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बढ़ने से क्या हो रहा है? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो अगेन बढ़ती जा रही है. उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हियर? अगर आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में OH बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो है 3610 3640 पर सेंटीमीटर पे, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो OH बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ये आती है 3200 से 3500 पर सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है. अगेन ये आप पढ़ोगे इन एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज. तो अगर आपके मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन जो वैल्यू है वो आपकी इस रीजन में आ रही है तो उसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. ठीक है, और अगर इस रीजन में आ रही है तो उसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी? कॉन्जुगेशन कैसे? जैसे सपोज ये है सी डबल बॉन्ड सी है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद कार्बोनाइल बॉन्ड. ठीक है, तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट हो जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. ये जो सी डबल बॉन्ड O है यहाँ पे आप देखोगे ये डबल बॉन्ड है लेकिन ये यहाँ पे क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड होने से क्या हुआ? इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई. स्ट्रेंथ कम हुई तो फोर्स कांस्टेंट भी कम हो गया. फोर्स कांस्टेंट रिड्यूस हुआ तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हो गई. नेक्स्ट इज अगेन इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या शो किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइल्यूट सोल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर फॉर्म में होता है, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड डायमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब ये मोनोमर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि नहीं है, तो कार्बोनिल की जो फ्रीक्वेंसी है इट विल कम एट 1750 पर सेंटीमीटर, जबकि जब ये डायमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो कार्बोनिल की जो फ्रीक्वेंसी है इट विल कम एट 1700 पर सेंटीमीटर। सिमिलरली लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड मास। नाउ रिड्यूस्ड मास क्या है आपका, न्यू। ये मैंने कल न्यूमेरिकल भी समझाया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो OH बॉन्ड है इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3652 पर सेंटीमीटर, जबकि OD बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, तो जो रिड्यूस्ड मास है वो बढ़ जाएगा। नाउ वी नो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन रिड्यूस्ड मास। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास अगर कम होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, या फिर अगर ये बढ़ेगा तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जब हमने हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया तो जो रिड्यूस्ड मास है वो बढ़ जाएगा और इसीलिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़े हैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी।